प्रीलिम्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि इजी वंस, जैसे अब एग्ज़ाम के इस पर्सपेक्टिव से ही बोलूँगी कि इजी वंस अटेम्प्ट कर लेना, कि एटलीस्ट डोंट लीव दैट, और ज़्यादा प्रेशर मत लेना. रिवाइज एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट विल हेल्प ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जितनी अच्छे से आपको याद रहेंगी चीज़ें. और एटलीस्ट दोज बेसिक बुक्स जो कि सभी को आती होंगी वो तो कवर कर ही लेनी चाहिए. बट उसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बीच बीच में इंजॉय भी करना, वॉक्स पे चले जाना, बट गिव इट योर बेस्ट शॉट. अपने आपको खुद से अंदर से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, किसी और के लिए मत करना, अपने लिए करना और अच्छे से करना. ऑल द बेस्ट. बुक ऐसा कुछ नहीं है, सब एवरीवन रीड्स द सेम बुक. आई थिंक दैट्स द थिंग कि कौन कितना उसको उस वक्त याद कर पाता है, कितना उसको लिख पाता है, कितनी क्लैरिटी से लिख पाता है. वो होता है जब आपको खुद ही क्लियर नहीं होगी चीज़ें में, वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके एग्जाम पेपर में. बट इफ़ यू आर क्लियर विद इट, तो सामने वाला क्यों नंबर नहीं देगा वो आपको, क्योंकि ऑफकोर्स इफ़ यू आर राइटिंग डाउन एवरी बेसिक पॉइंट और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, देन द पर्सन हु विल बी चेकिंग योर आंसर शीट्स, ही और शी विल ऑटोमेटिकली गिव यू मार्क्स. रिविजन का ही था, बेसिक बुक्स. बट अब जैसे इवन द बेसिक थिंग जैसे पॉलिटी के भी है, अनलेस एंड अनटिल यू रीड इट मेनी मोर टाइम्स, तो मुझे जैसा लगता है कि आप नहीं जवाब दे पाओगे, बिकॉज उसमें भी बहुत कम फ़र्क होता है ऑप्शंस में. जब तक आपको बिल्कुल अच्छे से वो याद नहीं है, तब तक इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर, स्पेशली फॉर पॉलिटी. तो जैसे मुझे लग रहा है एग्जाम जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं, तो आपको याद ही नहीं रहेगा. आपको ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि 2/3 था, 1/3 था, क्या था इसमें, 1/6 था. तो वो जब जितनी बार आपको पढ़ते रहोगे उतना आपको क्लैरिटी आती रहेगी और उतने अच्छे से ही मुझे लगता है. एंड एक्चुअली मतलब समटाइम्स आई थिंक प्रीवियस ईयर इसलिए भी है कि आप एटलीस्ट डू द ईजी वंस, वो नहीं छोड़ने चाहिए. जैसे पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स वाले तो वैसे ही बहुत मुश्किल आ जाते हैं. मतलब मुझे तो मुश्किल ही लगते थे कि पता नहीं कहाँ से, और इतना सब कुछ यू कैन रीड एवरीथिंग अंडर द सन, बट एटलीस्ट यू कैन कवर दोज बेसिक थिंग. जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के थोड़े मुश्किल आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या आंसर है, बट ये जो आसान वाले टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ के आते हैं. तो अगर वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो एटलीस्ट कवर दैट ईजी वंस फर्स्ट, उसके बाद थोड़ा एडवांस हो जाओ. मेंस के लिए आई यूज्ड टू टेक अ टेस्ट सीरीज, और जैसे जैसे टेस्ट शेड्यूल था उसके हिसाब से आई यूज्ड टू प्लान माई स्टडीज़. मेरी ज़्यादातर स्टडीज़ बीच में ही हुई है, क्योंकि आई वाज कभी ट्रेनिंग में थी या कभी बीच में थी, तो ज़्यादातर फोकस्ड ऑन दैट 2-3 मंथ्स उसमें. सो आई यूज्ड टू जॉइन सम टेस्ट सीरीज़, उसके साथ साथ में पढ़ाई करती थी. एंड सिमिलरली सिलेबस का तो आई डोंट थिंक एनी टॉपिक यू शुड लीव. जैसे पेपर 1 में देखो सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, इन सब के जो है एटलीस्ट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया, कि एग्जाम्पल्स नोट कर लो उसके. कोई केस स्टडी आ रही है, वो कहीं से अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, तो एटलीस्ट बाद में मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, पर पिछले उसके ही पढ़े हुए थे, तो मैंने उसको रिवाइज़ करा था रादर देन मैं उस और नई चीज़ें करूँ. तो मैंने लिमिटेड रखा था कि मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी, और कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ अलग चीज़, कुछ अच्छा डायमेंशन ऐड करने को होगा, वो मैं उसमें ऐड कर लूँगी बस. बट मैंने बस इस बार तो इवन दिस सजेशन आई गिव कि मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको थोड़ा सा सोचो, नॉट जस्ट रोट लर्न या ब्लाइंडली आप बस उसको पढ़ लो और उसको बस उतार के आ जाओ वहाँ पे. बट व्हेन यू एक्चुअली, जैसे एसएचजीज़ का है, व्हेन यू एक्चुअली इंटरनलाइज कि एसएचजी एक्चुअली में बहुत अच्छा काम कर रही है. जैसे अभी हम ट्रेनिंग में देख रहे हैं कि द वंडरफुल वर्क दे आर डूइंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, जब आपका अंदर से इंटरेस्ट आता है ना, जब आप फिर वो आंसर में लिखोगे, वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है कि आपने एक्चुअली में बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने समझा है एसएचजी का काम. सिर्फ आप ये लिख दोगे एसएचजी अब बनी थी, एसएचजी इज अ कलेक्टिव ऑफ वुमेन जो कि पुअर रूरल हाउस होल्ड्स हैं. बट व्हेन यू एक्चुअली सी देयर वर्क, व्हेन यू एक्चुअली नो अबाउट देयर वर्क, जब आप उसके बारे में कुछ आपके अंदर इंटरेस्ट आता है ना, तब वो आपके आंसर में अलग ही क्वालिटी मुझे लगता है. जैसे अभी मैं अगर वही आंसर में लिखूंगी ना, अब मैं एक्चुअली में जो मैंने देखी है चीज़ें, जो मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छी से आएंगी उस चीज़ को, रादर देन जस्ट कि मैं बुकिश नॉलेज सिर्फ लिख रही हूँ आंसर में. सो दैट इज़ वन सजेशन कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, कि वो एक्चुअली में, बिकॉज वो बहुत ही आप आगे भी जाके देखोगे दे प्ले अ वेरी गुड रोल. जो सिलेबस भी है मुझे बहुत अच्छी तरीके से लगता है कि बहुत अच्छे से क्यूरेट होके बना है, बिकॉज इट कवर्स अ होल लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम. तो उसको बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और उसको रिवाइज करते रहो, उस पर क्लियर रहो
कि ये चीज़ें हैं, एंड आई थिंक इट विल समहाउ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर ऑल्सो। आई थिंक सिमिलरली ये चीज़ें तो है ही कि कवरिंग द इंटायर सिलेबस, बट थैंकफुली मैंने किसी भी टाइम पे ऐसे नहीं करा था कि मैंने थोड़ी चीज़ चाहे बहुत अच्छी ना करी हो बट एवरेज लेवल पे तो सबको पहुंचा ही दिया था कि थोड़ा बहुत बेसिक्स तो मुझे हर चीज़ की आएंगी, कि कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। पेपर छोड़ने का ना छोड़ने का तो ये तो आई थिंक बचपन से इतने एग्जाम्स देके पता चल जाते हैं कि छोड़ना है कुछ नहीं है कभी भी, कि कुछ जितनी भी बेसिक नॉलेज होगी बहुत जनरली लिख के आ जाओ, बट एटलीस्ट 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो वो चीज़, बट एक चीज़ मैं बहुत एम्फेसाइज करूँगी क्योंकि ये मैंने गलती की थी कि मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था पहले अटैम्प्ट के बाद। आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि पता नहीं क्या प्रूफ कर रही थी, बट मुझे लग रहा था द नंबर ऑफ आवर्स आई पुट इन बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, एंड इट नेवर हैपन्स। तो मेरी क्रिएटिविटी, जो मैं आंसर बहुत अच्छे से लिख सकती थी वो मैं अच्छे से नहीं लिख पाई। एग्ज़ाम से पहले मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आई, और वो उसका असर फिर आपके एग्ज़ाम पे आता है। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग वेल, तो आपका फिज़िकली मेंटली हेल्दी रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है, और वो रिफ्लेक्ट होता है आपके जो आप रिज़ल्ट देखते हो उसमें। तो यही मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि थोड़ा सा, जैसे पढ़ाई कर रहे हो बट थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकाल लो, थोड़ा सा आप दोस्तों से बात कर सकते हो, ऐसा भी नहीं होना है कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है सबसे। ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखना, बट हैव दैट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब उसको भी बैलेंस में रखना है कि बिल्कुल ही ड्रेन आउट नहीं हो जाना है कि इतना घुस गए कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इम्पॉर्टेंट। I'll say you are important, more important than exam also. मतलब if you are not keeping yourself healthy, तो आप it's you're putting your own life to waste. So I'll say कि balance रहना, ultimately it's an exam and you enjoy what you're doing. Result आया तो it's very good. It's luck based exam also. ऐसा नहीं होता कि if you're putting 100% तो हमेशा उसका आएगा ही result. तो ऐसा नहीं होता, but ultimately you will be satisfied in yourself कि आपने अपना ख्याल रखा उस चीज़ में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपना ख्याल रखना, अच्छे से करना, मज़े में करना। रिज़ल्ट आया तो वेरी गुड, नहीं भी आया बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू वर्कड हार्ड, और आगे बढ़ जाना फिर उससे। डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट that you will have to move on. That is what life is, and you'll do good if you believe in yourself, if you keep yourself in a good shape. तब आप आगे बढ़ोगे, यहीं नहीं बढ़ोगे तो कहीं और बढ़ोगे। But I think that's an important learning for me. गुड थिंग आई ऐड कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो बहुत अच्छे से सो के जाना, मतलब क्योंकि जितना हमने पढ़ा होता है उसका उल्टा हो जाता है, नहीं तो जितना मतलब उतना भी नहीं लिख पाते जितना आपको पता है। आपको लगता है कि 1 घंटा चलो और रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छा लिख के आ जाएंगे, बट आई थिंक 1 डे बिफोर एग्जाम यू शुड जस्ट स्लीप, जस्ट कीप काम और सो जाओ बस। एक्चुअली मैंने इस बार कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, मतलब एक दिया था ऑनलाइन, बट मेरा मॉक इंटरव्यू से तो बिल्कुल ही उठ चुका है विश्वास, बिकॉज मतलब आपको बहुत, इट्स एक्चुअली वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन, अगर इट्स लाइक जस्ट लाइक द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग राइट नाउ, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आपको इतना प्रेशर लोड लेने की उसमें ज़रूरत है नहीं, तो वो बस आपके बारे में पूछ रहे हैं बस कि आपने काम क्या करा है, थोड़े से ऑप्शनल से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े जनरल करंट अफेयर्स के, एंड जस्ट लाइक दैट। सो जस्ट टेक इट। आई वुड पहले जैसे फर्स्ट टाइम में मैंने दिया था वो जस्ट स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, तो मुझे बहुत डरा दिया था कि ऐसे होगा, ऐसे चल के जाना, ऐसे देखना, सबकी तरफ देखना और ऐसे ग्रीटिंग करना, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, पता नहीं क्या होने वाला है। बट देन आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू में गई थी एंड इट वॉज सच अ गुड कॉन्वर्सेशन, मतलब दे वर सो फ्रेंडली कि वो ऐसे बोले चारू आओ बैठो बताओ क्या चला था कॉलेज में, मतलब इट फेल्ट लाइक कि बस ऐसे ही बस बातें हो रही है। एंड so I think we should just take it that way, मतलब आप you put your best foot forward, you be confident in yourself, but ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो आई थिंक इंटरव्यू थोड़ा सा लक बेस्ड होता भी है, पता नहीं होता, बट जस्ट एट दैट मोमेंट जस्ट एन्जॉय दैट कॉन्वर्सेशन और आराम से बात करो, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा आराम से, नर्वस नहीं होना। इट्स ऐसे ही मतलब बातचीत की तरह, एंड एक्चुअली योर थॉट्स बहुत अच्छे से आएंगे। अगर आप बहुत प्रेशर में जाओगे ना कि उनके ऐसे हमें बोलना है वैसे बोलना है, तो आप खुद ही अपने थॉट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा अच्छे से कामली बोल के आ जाओ, हंसी खुशी बोल के आ जाओ, तो आई थिंक इट्स अ गुड। भी कभी सोचा ही नहीं, मैं उसी उसमें थी कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा
तब देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कब था। वो सिक्योरिटी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई नो कि अगर वो नहीं होती, मतलब दीज आर द मतलब प्राइम ईयर्स यू आर गिविंग इन टू दैट एग्जाम्स, और अगर वो नहीं होता यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नहीं तो आप पेरेंट्स पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे या किसी और पे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट थैंकफुली वो सिक्योरिटी थी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट कि मैं कामली, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही सजेशन दिया था कि डोंट वरी, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, यू हैव अ जॉब, तो इट डजेंट मैटर। बट उसके अलावा अगर ये नहीं होता देन आई वुड हैव गिवन, जैसे MBA का, देन आई वुड हैव गॉन फॉर एन MBA। पर ये था कि उस टाइम पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि प्लान A प्लान B क्या करना है। मेरे सामने मेरी बुक्स पड़ी हुई थी, मैं उसके लिए था। एग्ज़ाम इतना कभी टाइम मिलता भी नहीं था कि मैं सोचूं क्या है मेरे लिए। बस दैट मोमेंट आई वॉज जस्ट यूटिलाइजिंग टू द बेस्ट। उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा, देन आई टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा उससे नहीं आया और थोड़ा दुख होगा, उसके गम से थोड़ा बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा उसको करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बट आगे बढ़ना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं एग्ज़ाम से कि हमारी कुछ बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाएगी, और हो भी जाती है। मतलब इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस। तो बट उसके अलावा भी आई थिंक अल्टीमेटली आपको इट्स ऑन यू, आप कहीं भी जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो एंड यू हैव टू मूव ऑन, दैट्स व्हाट लाइफ इज़। तो वो इम्पॉर्टेंट रहता ही है। बट फॉर ऑफकोर्स फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, बी फोकस्ड ऑन वॉट यू आर डूइंग, जस्ट इन्जॉय वॉट यू आर डूइंग। आगे ठीक है, हो सकता है कि ना हो कि ना रिज़ल्ट आए, वो तब सोच लेना, रिज़ल्ट के बाद थोड़ा ब्रेक लेके दिमाग थोड़ा फ्रेश करना, उसके बाद सोच लेना। अभी के लिए पढ़ो और इंजॉय करो उस प्रोसेस, अभी का जो प्रोसेस है उसको तो इंजॉय करो, आगे क्या होगा आगे देखेंगे फिर। हाईएस्ट वाला आई थिंक रिजल्ट वाले दिन ही, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर सच अ थिंग। और जब वो आप देखते हो तो मतलब आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्राइब इट। एक्चुअली आई रिमेंबर कि मैं आई वाज स्टडीइंग फॉर प्रीलिम्स अगेन, कि नेक्स्ट एक हफ्ते में होने वाला था रिजल्ट आने के बाद। एंड फिर मैंने देखा, एक्चुअली फिर मैंने देखा, आई पुट माई फोन डाउन, और मुझे पता नहीं था मैं कैसा रिएक्शन दूँ अब। सो बिकॉज इन अ वे आई न्यू कि अब चलो ख़त्म भी हो गया, नाउ इट्स डन, आई डोंट हैव टू गो बैक अगेन, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ रही थी। So and then I was happy for my family also, because I know they will be super